हेलो बच्चों, तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। ओके, अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। सर आप हमें कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों बोल रहे हो? मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए बोल रहा हूँ कि आप सभी की सभी 8th क्लास पास करके 9th में आए हो, है ना? है तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। ओके, अच्छा, एक चीज और, आपने 8th क्लास में साइंस पढ़ी होगी, राइट? लेकिन आपने 8th क्लास में साइंस के अंदर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ा होगा, वो था साइंस, ठीक है? लेकिन अब आप किस क्लास में आ गए हो? 9th क्लास में। तो 9th क्लास में हम क्या करते हैं, साइंस का पोस्टमार्टम कर देते हैं। पोस्टमार्टम मतलब हम साइंस को तीन अलग अलग ब्रांच में, तीन अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं, जो कि होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? अच्छा, पूरी की पूरी 9th क्लास में आपके कितने चैप्टर बायो के? 4। कितने हैं? 4। फर्स्ट है आपका सेल चैप्टर, सेकंड है आपका टिश्यू चैप्टर, थर्ड चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन, हाँ भाई समझ रहे हो ना? हाँ, और लास्ट चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी, जो कि फोर्थ चैप्टर है। ओके, आई बात समझ? मैं आपको 9th क्लास में पूरी की पूरी बायो पढ़ाऊंगा, आपके चारों के चारों चैप्टर, ठीक है? तो आराम से पढ़िएगा, मैं बेसिक से आपको हाई लेवल तक लेके जाऊंगा, ठीक है? हमारे सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे इनसे, आपके ओलंपियाड के और आपके एंट्रेंस के, ठीक है? तो बेफिक्र रहिए, अच्छे से रहिए, बस आराम से बैठ के पढ़िए, ठीक है? अच्छा, एक और चीज, नोट्स बनाइएगा, रिवाइज करिएगा। डाउट आते हैं तो देखो, आप मुझसे मिल तो सकते नहीं हो, अगर डाउट आते हैं, क्योंकि देखो परफेक्ट कोई नहीं होता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है? वैसे तो कोशिश करूंगा कि आपको डाउट नहीं आए, ठीक है? कोशिश करूंगा कि आपको डाउट नहीं आए, लेकिन अगर 1% आपको डाउट आ जाते हैं तो आप कमेंट में अपने डाउट को टाइप कर दीजिएगा, और जब भी मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो पहले आपके डाउट का आंसर दूंगा, उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। इसका नेम क्या है? सेल। क्या नेम है फर्स्ट चैप्टर का? नेम सेल। तो आज के लेक्चर में, आज का हमारा लेक्चर कौन सा है? लेक्चर नंबर फर्स्ट। कौन सा लेक्चर आज तुम्हारा? लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है? तो इस लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम सेल के किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे आज हम। कॉमन कॉमन बात है, ठीक है? तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमारे टॉपिक कौन कौन से कवर होंगे, ठीक है? तो आज के इस लेक्चर में हमारे जो टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो कौन कौन से? आइए देखिए, पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन। अब हमारा चैप्टर का नेम क्या? सेल। तो इंट्रोडक्शन में हम किसकी बात करेंगे? सेल के बारे में बात करेंगे, ठीक है? सेकंड हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। फिर हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। कौन सी सेल? जिंदा सेल, ठीक है? फिर हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। फिर हम बात करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। फिर हम बात करेंगे शेप ऑफ सेल के बारे में, कि सेल की अलग अलग डिजाइन होती है, शेप होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? फिर लास्ट, आज के लेक्चर में लास्ट टॉपिक में हम किसके बारे में बात करेंगे? साइज ऑफ सेल। अलग अलग साइज होंगे सेल के, छोटे, बड़े, पतले, मोटे, वगैरह वगैरह। ओके, आई बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करें पहले हम। तो देखो, मैं आपको बायो पढ़ाऊंगा, तो जाहिर सी बात है किसके बारे में बात करूंगा? बायो के बारे में। ओके, चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्लाइड में। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं किसके बारे में आपको बताऊंगा? अबाउट दी बायोलॉजी, क्योंकि भैया मेरा सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। तो मैं किसके बारे में बात करूंगा आपसे? बायोलॉजी में। लेकिन बायो से पहले हम बात कर लेते हैं साइंस में, क्योंकि 8th क्लास में तो आप साइंस पढ़ के आ रहे हो, है ना? देखो, साइंस में ना, जब आप 9th क्लास में आते हो तो साइंस को हम तीन सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं। कितने सब्जेक्ट में डिवाइड कर देते हैं हम? तीन में। कौन कौन से? आइए देखते हैं। फर्स्ट है आपका फिजिक्स, सेकंड है आपका केमिस्ट्री, और लास्ट और थर्ड सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, ठीक है? तो हमने क्या करा, 9th क्लास में आके हमने साइंस को तीन सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है? अब आगे देखते हैं कि हम फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में किसकी स्टडी करते हैं, और बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, ठीक है? तो आइए देखिए, फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, फिजिक्स सब्जेक्ट है जिसमें कि हम स्टडी करते हैं मैटर्स के बारे में, एनर्जी के बारे में, और बेसिक रूल ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स के कुछ बेसिक रूल हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं फिजिक्स नाम के सब्जेक्ट में। कोई दिक्कत? दूसरा, फिजिक्स के एक फादर भी हैं। क्या है? फिजिक्स के फादर भी हैं, जिन्होंने फिजिक्स को इंट्रोड्यूस किया होगा या फिजिक्स के बारे में पहली बार बताया होगा। तो फिजिक्स के फादर कौन है? न्यूटन साहब। कौन है? न्यूटन। कोई दिक्कत? सेकंड हमारा कौन सा आता है? केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं थिंग्स आर मेड अप ऑफ, मतलब जो नॉन लिविंग है, जो नॉन लिविंग है वो किससे मिलके बने हुए हैं, ठीक है? और
केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में बात करते हैं हम? केमिकल्स के बारे में बात करते हैं। और हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये किस सब्जेक्ट में हम बात करते हैं? केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। किसमें? केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। ठीक है, केमिस्ट्री के भी फादर हैं। केमिस्ट्री के फादर कौन है? केमिस्ट्री के फादर हैं लेवोइजर। कौन है केमिस्ट्री के फादर? लेवोइजर। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे अपने बायोलॉजी की। हाँ, मैं ही आपको पढ़ाऊं क्योंकि मैं बायोलॉजी का मास्टर हूं। तो ध्यान सुनो, इसीलिए देखो मैंने बायोलॉजी को डेकोरेट करा एक बॉक्स के अंदर। किसके अंदर? एक 3D बॉक्स के अंदर। हाँ या ना? तो देखो, बायोलॉजी को मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो बायोलॉजी को ना हमने दो नाम से बनाया। कितने नाम से बनाया? दो। एक बायो, किससे? बायो। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग। ठीक है, और दूसरा हमारा लॉजी। कौन सा है? लॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो इसका मतलब हमें एक बात क्लियर हो गई क्या? कि बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे? लिविंग के बारे में। किसके बारे में? लिविंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। किस सब्जेक्ट में? बायोलॉजी में। ठीक है, तो ध्यान सुनो, बायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे? बायोलॉजी में हम स्टडी करेंगे लिविंग थिंग्स की, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी या लिविंग थिंग्स की स्टडी हम किस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में। किसमें? बायोलॉजी में। ठीक है, बायोलॉजी के ही फादर हैं आपके कौन? बायोलॉजी के ही फादर। बायोलॉजी के फादर कौन है आपके? एरिस्टोटल। कौन है बायोलॉजी के फादर? एरिस्टोटल। इतनी बात समझ में आई। अब आगे मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी, तो जाहिर सी बात है मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। किसमें पढ़ाऊंगा? डिटेल में। अब हम बात करते हैं जो हमारा बायोलॉजी है ना, जब आप आगे हायर स्टडी में जाओगे 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो हम बायोलॉजी की भी ना 3 ब्रांच बना देते हैं। कितनी ब्रांच बना देते हैं? 3। कितनी बना देते हैं? 3। आइए देखते हैं कौन कौन सी। एक ब्रांच होती है जूलॉजी। कौन सी होती है? जूलॉजी। ठीक है, एक ब्रांच होती है बॉटनी। कौन सी होती है? बॉटनी। ठीक है, और एक लास्ट ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो जूलॉजी वाली ब्रांच है उसमें हम किसकी स्टडी करेंगे, और बॉटनी में किसकी स्टडी करेंगे, और माइक्रोबायोलॉजी में हम किसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनो, जो जूलॉजी ब्रांच है बायोलॉजी की, उसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं हम? जूलॉजी के अंदर एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, और जूलॉजी के आपके जो फादर है वो कौन है? एरिस्टोटल। कौन है? एरिस्टोटल। हाँ, वही जो पूरी की पूरी बायो के फादर हैं, और वही फादर किसके हैं? आपके जूलॉजी की। ठीक है, फिर हम बात किसकी करेंगे? बॉटनी की। किसकी बात करेंगे? बॉटनी। तो बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट की। किसकी स्टडी करते हैं बॉटनी के अंदर हम? प्लांट की। ठीक है, अच्छा, बॉटनी इसके फादर कौन है? बॉटनी के फादर है थियोफेस्टस। बॉटनी के फादर कौन है? थियोफेस्टस। इतनी बात समझ में आई। आगे अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो माइक्रोबायोलॉजी जो है उसमें हम स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें नॉर्मल आंखों से नहीं दिखेंगे। इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इनको हमने क्या बोल दिया? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी में। किसमें करते हैं? माइक्रोबायोलॉजी नाम के सब्जेक्ट में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, इनके भी फादर हैं। इनके फादर कौन है? एबी ल्यूबिनहुक। कौन है? एंटोनी वैन ल्यूबिनहुक इनके फादर है। इतनी बात समझ में आई। अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे बताइएगा, कमेंट में आप लिख दीजिएगा, मैं इसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपने सेल की, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम क्या है? सेल की। किसके बारे में बात करेंगे हम? सेल के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, कि सेल होता क्या। ध्यान सुनो मेरी बात। अभी तुम फिलहाल सेल को मारो गोली। ठीक है, फिलहाल तुम देखो अपना सपनों का घर। क्या देखो? सपनों का घर। तो देखो ये है आपके सपनों का घर। हाँ या ना? सबके सपनों का घर है ये। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि ये जो घर है, ये जो हाउस है, ये किससे मिलके बना हुआ है, तो आप कहोगे सर जी ये जो घर है ना, ये ईंटों से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है? ब्रिक से मिलके बना हुआ है। कह सकते हो? ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो हाउस है, ये घर है, ये पूरा का पूरा घर एक छोटी छोटी यूनिट से मिलके बना हुआ है, और उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? ब्रिक। क्या कहते हैं? ब्रिक। तो मैं ये कह सकता हूं कि ब्रिक जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी हाउस की। हाँ या ना? बिल्कुल कह सकता हूं, क्योंकि भैया पूरा का पूरा जो ये घर है ये किससे मिलके बन रहा है? ईंटों से ही तो मिलके बन रहा है, ब्रिक से ही तो मिलके बन रहा है। तो मैं ये बिल्कुल कह सकता हूं कि ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द हाउस। किसी भी हाउस की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाएगी? ब्रिक। क्या कहलाएगी? ब्रिक। कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ऐसे ही
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ये रहा आपके बचपन का फोटो है, ठीक है, जब आप बचपन में थे या अभी भी हो, तो आप भी ऐसे ही छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हो। किससे मिलके बने हुए हो? छोटी छोटी यूनिट से मिलके बने हुए हो, जो कि मैंने आपको एक यहां जूम करके दिखा दी, ठीक है। आप भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वो भी ऐसे ही छोटी छोटी स्मॉल स्मॉल यूनिट से मिलके बना हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? सेल। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेल जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी लाइफ की, किसी भी जीवन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। क्या है? सेल। कोई दिक्कत यहां तक बात के लिए है? तो आगे देखो क्या बोला मैंने कि सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी जीवन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसकी सबसे यूनिट, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी? सेल। कौन सी होगी? सेल। ठीक है, आगे देखो, जब आप डिफरेंट डिफरेंट बुक पढ़ोगे ना, तो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन लिखी होती है सेल की, ठीक है। तो मैंने क्या करा, उन सारी बुक की डेफिनेशन को इकट्ठा यहीं पे कर लिया, ताकि आपको अलग अलग किताबें, अलग अलग बुक ना पढ़नी पड़े, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या मिलती है सेल की? देखो, दूसरी डेफिनेशन मिलती है कि सेल इज दी बेसिक या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक का मतलब ये क्या होता है? जिससे मिलके बने हुए हैं हम। जब अपनी मदर के वूम में होते हैं, यूटेरस में होते हैं, या बच्चादानी के अंदर होते हैं, तो सबसे पहले ना एक सेल बनती है। क्या बनती है? सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? जायगोट। और जायगोट में ही क्या हुई? डिवीजन हुआ। जायगोट में 1 से 2 बने सेल, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 से 16 बने, 8 से 32 बने, ऐसे करते करते बहुत सारी सेल बनी। ऐसे करते करते बहुत सारी सेल बनी, और फिर कौन बने? हम बने। कौन बने? हम बने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हम जो हैं एक सेल से मिलकर बने हुए हैं। एक सेल ही हमारी बेसिक यूनिट है, एक सेल ही हमारी फंडामेंट यूनिट है, हाँ या ना? तो क्या लिखा हुआ है? सेल इज दी बेसिक या फिर सेल इज दी फंडामेंट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल की बेसिक यूनिट या फंडामेंट यूनिट क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। यहां से कोई दिक्कत नहीं। आगे एक और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, जो कि सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, सबसे अच्छी, ठीक है। वो है आपकी, क्या है कि सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको समझो आज। तो देखो, मैंने क्या कहा, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है सर, हो। मैं सेल से मिलकर बना हुआ हूं, ठीक है सर, बनी हूं। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मैं सेल से मिलकर बना हुआ हूं, हाँ या ना? तो सेल नहीं तो मेरा स्ट्रक्चर बनाया है, हाँ या ना? सेल ही तो है जो मेरा स्ट्रक्चर बनाती है। तो मैंने क्या बोला कि सेल ही है जो एक लिविंग का, एक लाइफ के किसको बनाती है? स्ट्रक्चर को बनाती है। मेरे स्ट्रक्चर को किसने बनाया? सेल ने। तो मैंने क्या बोल दिया कि सेल इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत? मेरे स्ट्रक्चर किसने बनाया है? सेल। तो मैंने क्या बोल दिया? सेल इज दी स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी आता है वर्ड फंक्शनल। कहने का मतलब ये, देखो, मैं आज तुम्हें पढ़ा रहा हूं, मैं बोल पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जितनी भी सेल हैं वो अपना काम कर रही हैं, वो अपना फंक्शन कर रही हैं, तभी तो लार्ज स्केल पे आपको मेरे अंदर काम होता हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि सेल ही हैं जो कि काम कर रही होती हैं किसके अंदर? लिविंग के अंदर, लाइफ के अंदर, हाँ या ना? तो मैंने क्या बोल दिया कि सेल इज दी फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर कोई भी लाइफ काम कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि उसकी सेल काम कर रही है, तभी तो हम काम कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर दूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई? अगर यहां तक किसी को डाउट हो तो पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू, ठीक है। यहां तक ऐसा है जिसको डाउट हो, बताओ। क्लियर है ना यहां तक? अब हम बात करते हैं कि चलो, हमने ये तो बात कर ली कि सेल क्या है, हमने पढ़ लिया। सेल एक बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, और स्ट्रक्चर यूनिट है, और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी लाइफ की। ओके, अब हम बात करते हैं कि सेल से मिलकर हम बने हुए हैं। ये बात किसने बताई? किसने पता करा कि सेल नाम की भी कोई चीज होती है जिससे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं? अब वो बैक्टीरिया हो, या प्लांट हो, या एनिमल हो, या हम ह्यूमन बीइंग हो। आई बात समझ में? तो आइए देखते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल। किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो याद रखिए, अब हम किसकी बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। किसकी बात करें? डिस्कवरी ऑफ सेल। तो देखो, जो सेल की डिस्कवरी है ना, वो करी थी आपके एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सेल की डिस्कवरी करी। कब करी थी? 65 में, जैसा कि आप इनको देख सकते हो इस फोटो में, ठीक है। आई बात समझ में? तो सेल की डिस्कवरी किसने करी थी पहली बार? रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे करी। आइए देखते हैं क्या करा उन्होंने, ध्यान सुनो।
एक था ट्री, क्या था, एक ट्री, पेड़ था, उस पेड़ का नाम क्या था, ओक ट्री, क्या नाम था, ओक ट्री, ठीक है। तो क्या था, एक ट्री था जिसका नाम था ओक ट्री। ओक ट्री की जो स्टेम्प होती है, मतलब जो मेन स्टेम्प होती है, उसको इन्होंने क्या कर दिया, काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। कैसे काटा, टीएस, टीएस बोले तो ट्रांसवर्स सेक्शन। जैसे कि देखो, ये मेरे पास एक पेन है, स्टाइलिश है, अगर मैं इसको ऐसे काटूंगा, ऐसे ऐसे, तो मैं आपको दिखाऊंगा, तो इसको मैं ऐसे करके ही तो दिखाऊंगा, तो आपको यही वाला पार्ट तो दिखेगा, यही वाला पार्ट, हाँ या ना। तो सेम मैंने क्या करा है, ये हमारे पास ट्री की मेन ट्रंक है, मेन स्टेम्प है, जिसको मैंने टीएस काटा, तो मेरे को यही तो हिस्सा दिखेगा, यही तो हिस्सा दिखेगा। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, तो मेरे को यही तो हिस्सा दिखेगा, हाँ या ना, बिल्कुल दिखेगा, दिखेगा, ठीक है। तो जब आपको ये ट्रंक का ये हिस्सा दिखेगा टीएस कार्टरी पे, तो ये जो ट्रंक है, जो आपकी स्टैंप है, ये जो बाहर की तरफ जो लेयर होती है, बाहर की तरफ जो लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बार्क, क्या कहते हैं, बार्क, जिसको आप क्या कहते हो, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल कहते हो, पेड़ की छाल को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्क, क्या बोलते हैं, बार्क। तो रॉबर्ट हुक जी ने क्या करा, जो ये बार्क है, इसका छोटा सा टुकड़ा लिया, छोटा सा पीस लिया, ठीक है, और छोटे से पीस को इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए, इन्होंने अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में रख के देखा, अपने खुद के हुए बनाए हुए माइक्रोस्कोप में इन्होंने रख के देखा रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। जब रॉबर्ट हुक ने इस छोटे से पीस को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में रख के देखा, तो रॉबर्ट हुक ने देखा कि ये जो छोटा सा पीस है ना, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल से मिलके बना हुआ है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ है, ये भी बहुत सारे छोटे छोटे रूम से मिलके बना हुआ है। क्या बोला, जब रॉबर्ट हुक ने उस छोटे से पीस को अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा, तो उनको बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दिए, उनको बहुत सारे छोटे छोटे सर्कल दिखाई दिए, उनको बहुत सारे छोटे छोटे रूम दिखाई दिए, और उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा, जैसे कि उसका मधुमक्खी का छत्ता होता है, वैसा दिखा, ठीक है। तो जो ये सर्कल दिख रहे हैं, कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, उनको उन्होंने क्या बोला, अ लिटिल रूम, क्या बोला, छोटे छोटे रूम बोले, अ लिटिल रूम बोले, ठीक है। और उन्हीं छोटे छोटे रूम को, उन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को, उन्हीं हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने बोला, रॉबर्ट हुक ने बोला सेल, क्या बोला, सेल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो ये जो सर्कल दिख रहे हैं आपको, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिख रहे हैं आपको, इन्हीं को रॉबर्ट हुक ने क्या बोला, सेल, क्या बोला, सेल। तो ऐसे करके सेल की डिस्कवरी हुई, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि सेल की सबसे पहली बार डिस्कवरी किसने करी, तो आंसर क्या होगा, रॉबर्ट हुक, क्या होगा, रॉबर्ट हुक, ठीक है। कौन से प्लांट में देखी, ओक ट्री में, किसमें देखी, ओक ट्री में, ठीक है। प्लांट के कौन से हिस्से से देखी, बार्क से, किससे देखी, बार्क से देखी, ठीक है। आई बात समझ में। अब हम बात कर लेते हैं बार्क के बारे में, ठीक है, बार्क के बारे में। तो ध्यान सुनो, बार्क जो है ना, ये सेल्स का ग्रुप है, क्या है, सेल का ग्रुप। और सेल का ग्रुप टिश्यू कहलाता है, जो कि हम बात करेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो बार्क है ना, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बना हुआ, किससे मिलकर बना हुआ, सेल से। तो हम बात कर लेते हैं कि जो सेल हैं उनका नाम क्या है, जिनसे मिलके बार्क बना हुआ। तो याद रखना, जो बार्क है वो बना हुआ है, वो मेड अप ऑफ किससे मिलकर बना हुआ है, कॉर्क सेल से, किससे, कॉर्क सेल से मिलकर बना हुआ बार्क, ठीक है। अब जो कॉर्क सेल हैं, उनका नेचर कैसा होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कॉर्क सेल का नेचर कैसा होता है, तो उनको बता दीजिएगा कि कॉर्क सेल का नेचर कैसा होता है, डेड, कैसा होता है, डेड। मतलब जो कॉर्क सेल होती हैं वो मरी हुई होती हैं, कैसी होती है, मरी हुई होती हैं। अब आराम से यहाँ देखो, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन क्या कहेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने सेल लिविंग देखी थी या डेड, तो आंसर होगा डेड। सेल का नाम क्या था, कॉर्क सेल, कौन सा नाम था, कॉर्क सेल। इतनी बात, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं। तो देखो, रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने ऑब्जर्व की थी, ऑब्जर्व क्या था, कौन सी सेल, कॉर्क सेल, कौन सी सेल, कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल कहां प्रेजेंट होती हैं, ये प्रेजेंट होती है इन दी बार्क ऑफ ट्री, ट्री की जो बार्क होती है, पेड़ की जो छाल होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है कॉर्क सेल, ठीक है। अच्छा, इनका नेचर कैसा था, तो नेचर कैसा था इनका, डेड। तो ये सेल कैसी थी, डेड सेल थी, ठीक है। आई बात समझ में। अब आगे रॉबर्ट हुक जी ने बनाया था, मेड किया था क्या, फर्स्ट सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप। कौन सा, देखो पहली बार जो माइक्रोस्कोप बनाया था वो किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक ने। किसने बनाया था पहली बार माइक्रोस्कोप, रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सबसे पहली बात। अच्छा, एक और चीज, एक बात बताओ, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी करी, कब करी, 17th सेंचुरी में। क्या मैं था उस टाइम पे, है नहीं।
क्या मेरे दादा परदादा थे? नहीं। क्या आपके दादा परदादा थे? नहीं। तो हमें कैसे पता चला कि सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने ऐसे ऐसे परफॉर्म करी? तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक जो थे अपने टाइम पे एक बुक लिखा करते थे। क्या लिखा करते थे? बुक। और उस बुक का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था बुक का नाम? माइक्रोग्राफिया। और माइक्रोग्राफिया नाम की बुक में ही रॉबर्ट हुक ने लिखा हुआ है कि मैंने सेल को कैसे कैसे परफॉर्म किया है। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? अब आप आगे बढ़ते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है, इतनी बात समझ में? आगे अब लिखा हुआ है स्टडी ऑफ सेल। सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? अगर आपसे पूछे कि सेल की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, तो सेल की स्टडी को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। साइटो मतलब सेल, लॉजी मतलब स्टडी। तो जिस सब्जेक्ट में हम सेल की स्टडी करते हैं उस सब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है। और साइटोलॉजी के अगर कोई फादर पूछे, अगर साइटोलॉजी को कोई फादर पूछे तो कौन है फादर उसके? रॉबर्ट हुक। कौन है? रॉबर्ट हुक। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। क्लियर है यहां तक बात? आगे बढ़े, चलो। अब हम बात करते हैं कि हमने ये तो बात तो कर ली हमने कि डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। पहली बार सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। अब सर आप हमें ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? ठीक है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ठीक है, तो याद रखना जो लिविंग सेल की डिस्कवरी है वो करी थी एंटोनी वैन ल्यूबिक ने। किसने करी थी? एंटोनी वॉन ल्यूबिक साइंटिस्ट ने करी थी, जो कि आप फोटो यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने क्या करा? एंटोनी ल्यूमेनहुक ने ऑब्जर्व किया। क्या करा? लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। किसको? फ्री लिविंग सेल को इन पॉन्ड वाटर। मतलब इन्होंने क्या करा? इन्होंने क्या करा? पॉन्ड वाटर लिया, मतलब तालाब से पानी लिया। तालाब से क्या लिया? पानी लिया। और जब इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा उस तालाब के पानी के ड्रॉप को, तो इनको सेल दिखी। क्या दिखी? सेल दिखी। और वो सेल जो है मूव कर रही थी। क्या कर रही थी? मूव कर रही थी। अब एक बताओ, अगर सेल मूव कर रही हैं इसका मतलब सेल लिविंग है, हाँ या ना? अगर सेल, तो उस वाटर की ड्रॉप के अंदर इन्होंने फ्री लिविंग सेल को देखा। किसको देखा? फ्री लिविंग सेल को देखा। और जो फ्री लिविंग सेल देखी थी उनको उन्होंने क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया। क्या नाम दे दिया? बैक्टीरिया। तो कहने का मतलब जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक थे उन्होंने ऑब्जर्व की थी फ्री लिविंग सेल। किसमें? पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में उन्होंने फ्री लिविंग सेल देखी। और उन फ्री लिविंग सेल को उन्होंने क्या बोल दिया? बैक्टीरिया। क्या बोला? बैक्टीरिया। इतनी बात समझ में आई? आगे तो देखो इन्होंने भी डिजाइन किया था इंप्रूव माइक्रोस्कोप। कैसा इंप्रूव माइक्रोस्कोप? देखो जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था ना, वो माइक्रोस्कोप ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख पाता था। ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने और भी अच्छे माइक्रोस्कोप डिजाइन करे जो कि बहुत छोटी छोटी सेल को भी इजीली देख सकते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा? डिजाइन करा इंप्रूव माइक्रोस्कोप। इसी वजह से इनको बोला जाता है नोन एज फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। क्या बोला जाता है इनको? फादर ऑफ माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया, किसने डिजाइन करा, तो आंसर होगा रॉबर्ट हुक। कौन होगा? रॉबर्ट हुक। और आपसे कोई पूछे कि माइक्रोस्कोप को इंप्रूव किसने करा, तो आंसर होगा एंटोनी वैन ल्यूमेनहुक। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि फादर कौन है माइक्रोस्कोप का, फादर ऑफ माइक्रोस्कोप कौन है, तो आंसर क्या होगा? एंटोनी वैन ल्यूमेनहुक होगा। ठीक है, अच्छा इन्होंने भी एक बुक लिखी है जिन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने लिविंग सेल की डिस्कवरी ऐसे ऐसे करी। इनकी जो लिखी हुई किताब है उसका नाम है नेचर ऑफ सीक्रेट। क्या नाम है इनकी बुक का लिखा हुआ नाम? इनकी बुक का नाम क्या? नेचर ऑफ सीक्रेट। याद रहेगा। ठीक है, तो इन्होंने भी एक बुक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? नेचर ऑफ सीक्रेट। क्या नाम था? नेचर ऑफ सीक्रेट। यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम एक और साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा पढ़ेंगे हम? पुरखेंजी। क्या नाम है साइंटिस्ट का नाम? पुरखेंजी। याद रखना, पुरखेंजी नाम के जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने 1839 में डिस्कवर करा था प्रोटोप्लाज्म। क्या डिस्कवर करा था? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब सवाल आता है कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या? तो ध्यान सुनना मेरी बात। मैंने कहा कि ये क्या एक सेल, क्या है एक सेल, क्या है एक सेल। इतनी बात समझ में आई? अब जो सेल के अंदर इस सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा, इस सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे? सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। तो याद रखिएगा कि जो पुरखेंजी नाम के साइंटिस्ट हैं उन्होंने 1838 में डिस्कवरी करी थी
प्रोटोप्लाज्म की, किसकी डिस्कवर करी थी? प्रोटोप्लाज्म की, ठीक है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? एक सेल के अंदर। तो सेल के अंदर ये जो पड़ा हुआ है येलो कलर का, इसको क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना, प्रोटोप्लाज्म जो है एक लिविंग सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, जिंदा सब्सटेंस है, लिविंग सब्सटेंस है, जो कि प्रेजेंट होता है कहां? इनसाइड दी सेल। कहां प्रेजेंट होगा? इनसाइड दी सेल, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और चीज याद रखना, देखो, अगर अगर ये सेल है, ये क्या सेल है, अगर इस सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? लिविंग सेल। क्या बोलेंगे? लिविंग सेल। क्या बोलेंगे? लिविंग सेल। याद रहेगा, हाँ या ना? अगर कोई सेल प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है, क्या बोला मैंने? अगर कोई सेल है जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो उस सेल को हम कैसा सेल मानेंगे? डेड सेल। क्या सेल मानेंगे? डेड सेल। क्या सेल मानेंगे? डेड सेल। तो याद रखिएगा, अगर किसी सेल के पास, किसी सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म है तो वो सेल को हम कैसा कंसीडर करेंगे? लिविंग सेल। कैसा कंसीडर करेंगे? लिविंग सेल। अगर कोई सेल है जिसके पास प्रोटोप्लाज्म नहीं है तो उस सेल को हम कैसा कंसीडर करेंगे? डेड सेल। कोई दिक्कत? डेड सेल। तो याद रहेगा, प्रोटोप्लाज्म जो है आपका ये लिविंग सब्सटेंस होता है, जो कि कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड दी सेल प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? इनसाइड दी सेल। अब इससे कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। क्लियर है यहां तक? अब हम आगे बात कर रहे हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है सेल थ्योरी। क्या नाम है? सेल थ्योरी। तो याद रखिए, सेल थ्योरी एक ध्यान सुनो। सेल थ्योरी जो है एक ऐसी थ्योरी है, एक ऐसा टॉपिक है जो एक्सप्लेन करता है कि व्हाट इज सेल, सेल आखिर है क्या है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज सेल, सेल है क्या, इसको कौन बताता है, कौन एक्सप्लेन करता है, तो आपका आंसर क्या होगा? सेल थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि सेल है क्या। ठीक है, आई बात समझ में? तो अब बात हम करते हैं कि जो सेल थ्योरी है वो किसने प्रपोज करी थी, किस साइंटिस्ट ने बताई थी। तो याद रखना, जो सेल थ्योरी है उसको प्रपोज किया था दो साइंटिस्ट ने, जिसका नाम है सेल्डन और स्वान। कितने साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था सेल थ्योरी को? दो साइंटिस्ट ने। कौन कौन है? एक है सेल्डन और एक है स्वान। इन्होंने सेल थ्योरी को कब प्रपोज करा था? 1838 में। कब प्रपोज करा था? 1838 में, जो कि आप यहाँ पे इनके फोटोज को देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब सेल थ्योरी में इन दो साइंटिस्ट ने, सेल्डन और स्वान जी ने बताया कि जितने भी प्लांट हैं और जितने भी एनिमल हैं वो सबके सब किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। किससे मिलके बने हुए हैं? सेल से। ये वाली बात किसने बताई? सेल्डन और स्वान ने। किसमें बताई? सेल थ्योरी में बताई। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा। सेल थ्योरी के बारे में बताया सेल्डन स्वान ने कि कोई भी प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो वो जो है सेल से मिलकर बना हुआ है। बहुत अच्छी बात, तालियां बजाओ। लेकिन लेकिन कोई मेरे जैसा आ गया, कोई मेरे जैसा साइंटिस्ट आ गया, उन्होंने बोला कि सेल्डन स्वान जी एक बात बताइए, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं। उन्होंने कहा हाँ चौधरी साहब तुम लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। मैंने कहा ठीक है। मेरे अंदर कितनी सेल है? उन्होंने कहा चौधरी साहब आपके पास ना बहुत सेल है। मैंने कहा मैं मान लूं कि मेरे पास एक से ज्यादा सेल है? उन्होंने कहा हाँ। चलो, मैंने कहा मेरे पास दो सेल है। कितनी सेल है? दो सेल। उन्होंने कहा ठीक है। मैंने इनसे ये पूछा सेल्डन स्वान जी से कि मेरे पास अगर दो सेल है तो मुझे आप ये बताइए कि ये दो सेल जो हैं वो आई कहां से? इनके बोलती बंद हो गई। इन्होंने कहा यार ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा सेल है, तो उस ऑर्गेनिज्म के पास एक से ज्यादा सेल आई कहां से? तो इस बात को सेल्डन स्वान जी नहीं बता पाए थे। तो ये जो है इनका हो गया ड्रॉबैक, मतलब इनकी जो थ्योरी थी इनको लोगों ने इंकार करने से, मतलब इंकार करना शुरू कर दिया कि भाई हम नहीं मान रहे, क्योंकि ये बता तो पा नहीं रहे कि जो सेल आती हैं वो आई कहां से। ठीक है, तो इसको बताने के लिए, सेल थ्योरी को मॉडिफाई करने के लिए एक और साइंटिस्ट आए। कौन? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने करा? रॉडोल्फ विर्चो। किसने करा? रॉडोल्फ विर्चो ने। कब? 1855, जो कि आप फोटो देख सकते हो। ये साइंटिस्ट आए और इन्होंने बताया कि जितनी भी सेल बनती हैं, जैसे कि ये दो सेल बनी हैं, ये दो सेल बनी है, तो ये दो सेल जो हैं वो अपनी किससे मिलके बनेंगी? पुरानी वाली सेल से। किससे बनेंगी? पुरानी वाली सेल से मिलके बनेंगी। तो ये वाली बात किसने बताई? रॉडोल्फ विर्चो ने। किसने बताई? रॉडोल्फ विर्चो ने। लेकिन रॉडोल्फ विर्चो ने ना इतनी इजी लैंग्वेज में नहीं बताया जिस जो कि मैंने आपको इतनी लैंग्वेज में बताया है कि जितनी भी नई सेल होंगी वो अपनी पुराने वाली सेल से मिलकर बनेंगी। ऐसी लैंग्वेज तो उन्होंने यूज ही नहीं करी। इन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज करी। क्या करी? मतलब मनगढ़ंत बातें बोली इन्होंने। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने एक प्रपोज किया हाइपोथेसिस। क्या प्रपोज किया उन्होंने? हाइपोथेसिस। और उस हाइपोथेसिस में रॉडोल्फ विर्चो ने बोला कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला,
जिसका मतलब होता है कि ऑल सेल कम फ्रॉम सेल, मतलब ये जितनी भी सेल हैं ये किससे आई हैं, एक सेल से ही आई हैं। किससे आई हैं, एक सेल से ही आई हैं। तो कहने का मतलब जो रॉड ऑफ विर्चो हैं उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया, कौन सी बात बता के, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल, मतलब जितनी भी नई सेल बनेंगी वो अपनी पुरानी वाली सेल से ही बनेंगी। ये वाली बात समझ में आई, आगे बात समझ में। तो हमने क्या करा, सेल्डन और स्वान की एक बात ले ली और रॉड ऑफ विर्चो की दो बात ले ली, मतलब दोनों की, इसकी भी एक बात ले ली, इसकी एक बात ले ली। इन दोनों की बात को, इन दोनों की जो सेंटेंस थे, लाइन को, उनको हमने ऐड कर दिया और किसके अंदर डाल दिया, सेल थ्योरी के अंदर डाल दिया। तो सेल थ्योरी क्या बताती है, 2 पॉइंट बताती है। कितने पॉइंट बताती है सेल थ्योरी, 2 पॉइंट। क्या, पहला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब कंपोज हुए हैं सेल के, मतलब वो सबके सब किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। और सेल के प्रोडक्ट्स के, मतलब सेल के अंदर जो भी चीजें बनेंगी उससे मिलके बने हुए हैं सारे प्लांट और एनिमल, और सेल से मिलके बने हुए हैं सारे प्लांट और एनिमल। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। दूसरा पॉइंट सेल थ्योरी के अंदर आता है कि जितनी भी सेल हैं वो अराइज हुई हैं फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जितनी भी नई सेल बनेंगी वो किससे मिलके बनेंगी, अपनी पुरानी वाली सेल से मिलके बनेंगी, कोई दिक्कत नहीं। तो सेल थ्योरी के अंदर हम दो बात पढ़ते हैं। पहली बात ये पढ़ते हैं कि जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं, सेल से और सेल के प्रोडक्ट से, ठीक है। दूसरी बात हम ये पढ़ते हैं सेल थ्योरी के अंदर कि जितनी भी नई सेल बनेंगी वो किससे मिलके बनेंगी, अपनी पुरानी वाली सेल से मिलके बनेंगी। ये वाली बात, ये दो बात किसमें बोली, सेल थ्योरी ने बोली। अब आपसे ध्यान से सुनना, एग्जामिनर क्या क्वेश्चन करेगा, एग्जामिनर ये पूछेगा आपसे कि सेल थ्योरी किसने प्रपोज करी, तो आंसर क्या होगा, सेल्डन और स्वान। आई बात समझ में। अब आपसे एग्जामिनर ये कहेगा कि सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने करा, एक्सटेंड किसने करा, तो आपका आंसर होगा रॉड ऑफ विर्चो। क्या नाम होगा, रॉड ऑफ विर्चो। आई बात समझ में। आगे एक और बात, सेल थ्योरी किसके ऊपर थी, लिविंग के ऊपर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर ही तो है, हाँ या ना, ठीक है। लेकिन हमारे हमारे अर्थ पे एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है, ऐसी भी एक चीज है जो नॉन लिविंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वायरस। क्या बोलते हैं, वायरस। तो याद रखिएगा कि जो सेल थ्योरी है वो अप्लाई नहीं होगी किस पे, वायरस पे। किस पे अप्लाई नहीं होगी, वायरस पे। क्यों, क्योंकि वायरस को हम कैसा मानते हैं, लिविंग, नॉन लिविंग। याद रहेगा। देखो वायरस के ऊपर ना अलग अलग बात होती है। देखो अगर वायरस मेरी बॉडी के अंदर होगा तो वो लिविंग कहलाएगा, ठीक है। और अगर वायरस मेरी बॉडी के बाहर रहेगा तो वो नॉन लिविंग कहलाएगा, हाँ या ना। तो इसीलिए हम जो हैं सेल थ्योरी को अप्लाई नहीं करते किसके ऊपर, वायरस के ऊपर। क्यों, क्योंकि वायरस कैसा है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यहां तक कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, क्लियर है। आगे आगे चलें। अब हम बात करते हैं अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे हम, अपने टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में। तो याद रखिएगा अगर हम ऑर्गेनिज्म की टाइप की बात करें तो वो हमारे कितने टाइप के होते हैं, दो, सिर्फ दो टाइप के होंगे। कितने टाइप के, दो। एक होगा यूनिसेलुलर, एक होगा मल्टीसेलुलर। आई ना, आई बात समझ में। तो सवाल ये आता है कि सर आपने ऑर्गेनिज्म के टाइप बताए दो, एक यूनिसेलुलर और एक मल्टीसेलुलर, किसके बेसिस पे आपने ये दो टाइप बताए, तो याद रखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, किसी लिविंग के पास एक सेल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे, ठीक है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, अगर किसी लिविंग के पास एक से ज्यादा सेल है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, मल्टी ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, गला सूख गया है। यहां तक क्लियर हो गई। चलो अब हम बात करते हैं डिटेल में कि यूनिसेलुलर क्या होता है, फिर हम बात करेंगे डिटेल में कि मल्टी सेलुलर क्या होता है। ओके, तो चलो। यूनिसेलुलर हमारा दो वर्ड से बना हुआ है। किससे, एक होता है यूनी, यूनि का मतलब होता है वन, मतलब सिंगल, हाँ है ना। और सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। क्या होता है, सेल, ठीक है। ऐसे ही मल्टी सेलुलर भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक मल्टी, मल्टी का मतलब क्या होता है, मैनी, एक से ज्यादा। दूसरा सेलुलर, सेलुलर का मतलब क्या होता है, सेल। आई बात समझ में। तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनेगा उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर, और जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना होगा, मल्टी सेल से मिलकर बना होगा, उसको हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर। कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। ओके ठीक, तो ध्यान से, जो भी ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे
वो सब के सब किससे मिलके बने होंगे, मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, एक सेल से ही मिलके बने हुए होंगे, उन ऑर्गेनिज को हम क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब ये ऑर्गेनिज एक सेल से मिलके बने हुए हैं तो इनके अंदर सिंगल सेल होगी, हाँ या ना, तो सिंगल सेल जो है वही कैपेबल होगी किसके लिए, परफॉर्मिंग दी ऑल लाइफ प्रोसेस, मतलब जीवन में या जीवन में जितने भी प्रोसेस होंगे या जितने भी लाइफ प्रोसेस होंगे उन सारे के सारे प्रोसेस करने के लिए कितनी सेल रिस्पॉन्सिबल होगी, एक। कितनी सेल रिस्पॉन्सिबल होंगी, एक। जैसे कि रेस्पिरेशन, अगर सांस लेंगे तो वही एक सेल लेगी, एक्सक्रेशन, अगर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेंगे तो वही एक सेल काम करेगी, और अगर रिप्रोडक्शन भी करेंगे, एक से दो सेल बनाएंगे तो वो भी एक सेल काम करेगी, हाँ या ना। एक चलो मेरी बात सुनो, मैंने बोला कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं वो एक सेल से मिलकर बने होंगे और वही एक सेल उसकी जिंदगी के सारे काम करेंगे, जैसे कि रेस्पिरेशन, जैसे कि एक्सक्रिएशन, जैसे कि रिप्रोडक्शन, हाँ या ना। एग्जांपल, मान के चलो कि मैं घर में अकेला हूं, हाँ या ना। अब घर के बहुत सारे काम होते हैं, खाना बनाना होता है, बर्तन साफ करने होते हैं, झाड़ू पोंछा लगाना होता है, कपड़े धोने होते हैं। अब जब घर में मैं ही अकेला हूं तो बर्तन धोने का काम कौन करेगा, मैं ही करूंगा। खाने बनाने का काम कौन करेगा, मैं ही करूंगा। झाड़ू पोंछा लगाने का काम कौन करेगा, मैं ही करूंगा। कपड़े धोने का काम भी कौन करेगा, मैं ही। क्यों, क्योंकि काम तो बहुत है लेकिन इंसान कौन है, अकेला, तो एक ही इंसान को तो सारे काम करने पड़ेंगे, हाँ या ना। तो ऐसे ही जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज होते हैं उनके पास एक सेल होती है तो ये भी सारे के सारे काम कौन करेगा, एक ही सेल करेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से ऑर्गेनिज आते हैं, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, बैक्टीरिया एक सेल का बना हुआ है तो बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज। अमीबा एक सेल का बना हुआ है। पैरामीशियम एक सेल का मिलकर बना हुआ है। और आपका ईस्ट एक सेल का बना हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ईस्ट जो है ना वो फंजाई के परिवार का मेंबर है। किसके परिवार का मेंबर है, फंजाई, ठीक है। जितनी भी फंजाई होती हैं लगभग लगभग सारी फंजाई किसमें आती हैं, मल्टी सेलुलर में। लेकिन एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है। मैंने क्या बोला, एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है, और वो फंजाई कौन सी है जिसके पास एक सेल है, याद रखिएगा, ईस्ट। एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाएगा, याद रहेगा। अब हम आगे बात करें, किसकी बात करेंगे, तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज की। किसके बारे में बात करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज की, याद रहेगा। तो आगे देखो, अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज होंगे ये मेडअप होंगे किससे, मेनी सेल से। जाहिर सी बात है बहुत सारी सेल से मिलकर बने होंगे, हाँ है ना। दूसरा पॉइंट, आगे आगे देखो, अब ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ या ना। तो याद रखिएगा, अब इनके पास डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगी, हाँ या ना। तो मैंने क्या बोला, ये बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए हैं तो इनके पास क्या होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सेल होंगी, अलग अलग सेल होंगी। और ये डिफरेंट डिफरेंट सेल, अलग अलग सेल जो है ये स्पेशलाइज होंगी इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में। किसमें स्पेशलाइज होंगी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में, अलग अलग कामों में माहिर होंगी अलग अलग सेल, ठीक है। इसी इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। आई बात समझ में, फिर से बताता हूं। अब मान के चलो हम चार भैया हैं अपने घर में, कितने भाई हैं, चार। काम कितने हैं, चार। तो हम क्या करेंगे, हम चार भाई जो हैं अलग अलग काम में एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज हैं। जैसे कि मान चलो मैं झाड़ू पोंछा लगाने में एक्सपर्ट हूं तो मैं झाड़ू पोंछा लगाऊंगा। एक भाई मेरा खाना बनाने में एक्सपर्ट है तो एक भाई मेरा खाना बनाएगा। एक भाई मेरा बर्तन साफ करने में है तो एक भाई मेरा बर्तन साफ करेगा। एक भाई मेरे कपड़े धोने में है तो वो कपड़े धोएगा, ठीक है। तो याद रहेगा, क्यों, काम ज्यादा थे और साथ में इंसान भी ज्यादा थे, हम भाई भी ज्यादा थे, तो हम सब भाइयों ने क्या करा, जो हमें काम अच्छे से करना आता हमने वो काम बांट लिया, हाँ या ना, हाँ या ना। तो जब हम काम बांट लेते हैं अपना तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, हाँ या ना। जैसे कि आपको देखो एग्जाम्पल में बताता हूं, अब जो रेस्पिरेटरी सेल होंगी, देखो एक से ज्यादा सेल होंगी तो एक सेल कौन सी होगी, रेस्पिरेटरी सेल। अब जो रेस्पिरेटरी नाम की सेल होगी वो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन करेंगी। क्या करेंगी, रेस्पिरेशन करेंगी, हाँ या ना, हाँ या ना। दूसरा, जो डाइजेस्टिव सेल होंगी वो क्या काम करेंगी, डाइजेशन काम करेंगी। कौन सा काम करेंगी, डाइजेशन का काम करेंगे, ठीक है। और जो रिप्रोडक्टिव सेल होंगी वो काम करेंगे सिर्फ रिप्रोडक्शन। किसका काम करेंगे, रिप्रोडक्शन का काम करेंगे। कोई दिक्कत यहां से आई बात समझ में, आ गया। अब सवाल ये आता है कि नेचर ने ऐसा करा क्यों, इनको एक सेल का रहने दिया, इनको बहुत सारे सेल का बना दिया, हाँ है ना। तो याद रखिएगा, पहले यूनिसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म आए, फिर आए मल्टीसेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म। नेचर ने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो एक सेल से मिलकर बना हुआ है
उन पे ना लोड ज्यादा पड़ रहा था। अब मान चलो मैं घर में अकेला हूं तो मेरे पे लोड ज्यादा है, मेरे को खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी लगाना, कपड़े भी धोने हैं, तो लोड ज्यादा हो गया ना। तो नेचर ने कहा यार गलत बात है ये, हम एक काम करते हैं, हम ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जिनके पास एक ज्यादा सेल होंगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाए जिनके पास एक ज्यादा सेल है, ताकि हर एक सेल एक एक काम करे। तो जो सेल पे पहले लोड पड़ रहा था बहुत सारे काम का, अब वो एक सेल एक काम करेगी तो लोड कम हुआ नहीं हुआ, सेल पे लोड कम हुआ नहीं हुआ। हाँ या ना बात समझ में आई, बात समझ में आ गई? तो आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें मल्टी सेलुलर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, कौन कौन मिलेगा आपके, एनिमल, एनिमल के पास एक से ज्यादा सेल है तो क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट, एक से ज्यादा सेल है तो क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आपके फंजाई, हाँ फंजाई, फंजाई के पास एक से ज्यादा सेल होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन एक फंजाई ऐसी है, एक फंजाई ऐसी है जिसके पास एक सेल है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, ईस्ट। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ू। यहाँ तक सब क्लियर है, यहाँ से सब क्लियर है, आगे बढ़े। अब आगे देखो, अब हमारे एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, शेप ऑफ सेल। मतलब मैंने बताया था सेल की अलग अलग शेप होती है, लंबी, मोटी, पतली, चौड़ी, टेढ़ी, मेढ़ी, ऐसी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी शेप होती है, ठीक है। आई बात समझ? तो देखो हमारे पास कुछ सेल मिलेंगे स्पेरिकल, स्पेरिकल बोले तो गोल। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है ओवम। ओवम जो सेल है उसकी शेप कैसी है, स्पेरिकल, हाँ या ना। दूसरी हमें शेप कैसी देखने को मिलेगी, इलोंगेटेड, मतलब लंबी, कैसी दिखेगी, लंबी। एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सी सेल है जो लंबी होती है, तो आपकी होती है एक तो नर्व सेल, क्या होती है, नर्व सेल, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे सेल टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है। और ह्यूमन स्पर्म, क्या होता है, ह्यूमन स्पर्म जो होता है वो भी ऐसे होती है, लंबी सेल होती है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, जो तुम्हारा प्यारा चैप्टर है, ठीक है। आगे आई बात में आगे। और आपको जो सेल की शेप है कैसी देखेगी, स्पिंडल, स्पिंडल बोले तो एंड में आके वो ज्वाइन हो जाएगी, मतलब एंड में आके वो क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलेंगे, स्पिंडल शेप। एग्जांपल मसल सेल देखने को मिलेगी, हम बात करेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, मसल सेल, ठीक है, कैसे होती है, स्पिंडल शेप होती है, ठीक है। दूसरी हमारी ब्रांच में सेल मिलेगी, जिसकी मान चलो ये सेल है, इसकी ब्रांच है, ये री ब्रांच, 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 तो जिस सेल में ब्रांच होगी उसकी शेप कैसी होगी, शेप कैसी होगी, ब्रांच शेप। तो उसका एग्जांपल क्या है, बोन सेल, हाँ ये हम टिश्यू वाले में बात करेंगे, जो हमारी हड्डी बनाती है, यही तो सेल है वो, बोन, बोन वाली सेल, ठीक है। आगे अब हमें एक सेल और देखने को मिलेगी बाइकॉन्केव। बाइकॉन्केव का मतलब ये मान लो कि गोल सेल है, गोल सेल है और आपने उसको बीच में से पिचका दिया, जैसे पिस्ता देखा होगा, पिस्ता गोल होता है, बीच में से आप पिचका देते हो, तो ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं, ऐसी शेप को हम कहते हैं बाइकॉन्केव। कैसे बोलते हैं, बाइकॉन्केव शेप बोलते हैं। एग्जांपल क्या है, आरबीसी, जिसको हम बात करेंगे टिश्यू वाले चैप्टर में, ठीक है, डिटेल में, ठीक है। एक और, एक सेल और ऐसी होगी जिसकी इर्रेगुलर शेप होगी, मतलब इसकी कोई परफेक्ट शेप होगी नहीं, आज ऐसी है तो कल ऐसी हो जाएगी, परसों ऐसी हो जाएगी, तरसों ऐसी हो जाएगी, तो कहने का मतलब इसकी कोई भी सेल फिक्स नहीं है, ये अपनी सेल को बदलती रहती है, बदलता रहता है। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, WBC जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल, ये हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्लड वाले पोर्शन में। और आपका अमीबा, अमीबा की भी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, तो इनको हमने कैसे शेप बोल दिया, इररेगुलर शेप बोल दिया। यहां से किसी को डाउट होता है बताओ, फिर हम आगे बढ़े, ठीक है। एक लास्ट टॉपिक और रह गया जिसको हम बोलेंगे साइज ऑफ सेल, ठीक है। अब कौन से टॉपिक की हम बात करेंगे, साइज ऑफ सेल, मतलब सेल के अलग अलग साइज मिलेंगे, छोटी, लंबी, बड़ी, इस तरह से, ठीक है। तो याद रखना, पहला एक होती है हमारी सबसे स्मॉल सेल, कौन सी होगी, सबसे छोटी सेल। सबसे छोटी सेल का एग्जांपल क्या है, क्या नाम है, पीपीएलओ, क्या नाम है, पीपीएलओ। पीपीएलओ बोले तो पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, क्या, पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये सबसे छोटी सेल होगी, जिसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा, किस नाम से जानते हैं, माइकोप्लाज्मा। आप आगे जाके पढ़ोगे, ये जो है बैक्टीरिया के ही परिवार के मेंबर है, ठीक है, बैक्टीरिया के खानदान के हैं ये, कौन कौन, पीपीएलओ, पिलोरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म और माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटी सेल होती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लार्ज सेल, मतलब सबसे बड़ी सेल आपको देखने कौन सी मिलेगी, ऑस्ट्रिच का एग, मतलब ऑस्ट्रिच एग, मतलब ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है ना, वो सबसे बड़ी सेल होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी सेल होती है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल, मतलब एनिमल के अंदर, एनिमल के अंदर जो है सबसे लंबी सेल देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, सबसे लंबी सेल देखने को मिलेगी। और एनिमल के अंदर सबसे लंबी सेल देखने को मिलती है, उसका एग्जांपल क्या है, नर्व सेल, क्या है, नर्व सेल। एग्जांपल देता हूं, देखो अगर ये मैं इंसान हूं, एनिमल सेल हूं,
मेरे अंदर पता नर्व सेल कितनी लंबी है, यहां से स्टार्ट हो रही होगी और मेरे उस पूरे हाथ तक जाएगी, इतनी लंबी सेल है मेरे अंदर। ये कौन सी सेल है? नर्व सेल। याद रहेगा। दूसरा दूसरा अब हम बात कर लेते हैं एनिमल की, बात कर ली हमने लंबी सेल की, तो प्लांट कैसे पीछे रहे? प्लांट गुस्सा हो जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट प्लांट सेल। प्लांट के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो उसका आंसर है बोहीमेरिया नेविया। का नाम है? बोहीमेरिया नेविया नाम का एग्जाम्पल है, जो कि प्लांट में सबसे लंबी सेल देखने को मिलती है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात? यहां तक किसी को भी डाउट हो कमेंट में लिख दीजिएगा, उसके बाद मैं आपके डाउट को ले लूंगा। ठीक है, जब भी नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, बात करें? ठीक है। अब ओके, लेक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सर। आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो? और मैंने इतना बड़ा बड़ा थैंक यू लिखा भी है, क्यों थैंक यू मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने मेरे लेक्चर को देखने के लिए पेशेंस बनाए रखा। ठीक है, तो अगेन थैंक यू। ठीक है, अच्छा, मैंने लेक्चर कंप्लीट करा दिया। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट ये करूंगा कि देखो, आप पढ़ो, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाओ। हालांकि मैं नोट्स को ना आपको पोस्टर से या तो सेंड करूंगा, पोस्टर बना दूंगा मैं, या फिर मैं शॉर्ट्स में इसके नोट्स आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, देखो गलतियां हुई होंगी मुझसे, परफेक्ट कोई नहीं होता, गलती हुई होगी मुझसे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्त को भी शेयर कर देना, ताकि उनका भी बेनिफिट हो। ठीक है, आप अगर उनकी हेल्प करोगे तो कल आपकी भी कोई ना कोई हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू।